दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं का हिंदी ट्रांसलेशन जो कि किया है कानन झिंगन जी ने। और बुक का नाम है कुमाऊं के नरभक्षी। इसे पब्लिश किया है साहित्यिका इंडियन पब्लिकेशंस दिल्ली 6 ने। हमारी अगली कहानी है कांडा का नरभक्षी यानी कि कांडा मैन ईटर। अंधविश्वासों में हमारा अधिक विश्वास हो ना हो, हम दूसरों को बताते अवश्य हैं कि मेज पर 13 लोग, शराब के पैमाने को आगे बढ़ाना, सीढ़ी के नीचे से निकलना आदि आदि। ये हमारे व्यक्तिगत अंधविश्वास हैं जो मित्रों के लिए मनोरंजन का विषय है परंतु हमारे लिए यथार्थ बन जाते हैं। मैं नहीं जानता कि शिकारी दूसरे इंसानों से ज्यादा अंधविश्वासी हैं या नहीं, परंतु इतना तो निश्चित है वो इन विश्वासों को गंभीरता से लेते हैं। मेरे एक मित्र हमेशा किसी बड़े शिकार पर जाते समय 5 कारतूस लेकर जाते हैं, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। एक दूसरे मित्र 7 कारतूस रखते हैं। एक और मित्र उत्तर भारत के जाने माने शिकारी हैं। वो शीत ऋतु में शिकार पर जाने से पहले महासीर मछली को मारते हैं। मेरा व्यक्तिगत अंधविश्वास सांपों से जुड़ा हुआ है। किसी मैनीटर का पीछा करने से पहले यदि मैं एक सांप को मार नहीं लेता तो मेरे सारे प्रयास असफल रहते हैं। यह विश्वास मेरे मन में कहीं गहरे बैठ गया है। एक बार मैं मई के तपते दिनों में सुबह से अंधेरा होने तक एक बहुत ही चौकन्ने नरभक्षी का पीछा करते हुए सीधी खड़ी पहाड़ियों और घनी कांटेदार झाड़ियों में से असंख्य मीलों तक पैदल चला। मेरे हाथ और घुटने छिल गए। मैं रात को थकान से चूर चूर होकर 2 कमरे के फॉरेस्ट बंगले पर पहुंचा। वहां पर गांव का एक प्रतिनिधि मंडल मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वे मुझे एक स्वागत योग्य समाचार देना चाहते थे। गांव की सीमा पर मैन ईटर देखा गया था। उस रात तो कुछ भी करना संभव नहीं था। प्रतिनिधियों को कई लालटेन देकर घर भेज दिया गया। उन्हें मैंने सख्त निर्देश दिए कि कल कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा। बंगला जिस पहाड़ पर बना था उसके अंतिम छोर पर यह गांव बसा था। वहाँ चारों ओर घना जंगल था, इसलिए यह गांव नरभक्षी के अत्याचारों का लक्ष्य बनता था। हाल ही में 2 स्त्रियां और एक पुरुष उसके शिकार बने थे। दूसरे दिन सुबह मैंने गांव का एक चक्कर लगाया। दूसरा चक्कर पहले वाले से 4 मील नीचे लगाया। ये रास्ता काफी कठिन था। स्थान स्थान पर पहाड़ों का मलबा, स्लेट जैसी तेलयुक्त मिट्टी की परत को लांघकर आगे बढ़ना चुनौती भरा काम था। कुछ और दूर चलकर देखा वर्षा का जल सीधी पहाड़ी पर से उतरकर नाला बना रहा था। मुझे संतोष हुआ कि यहाँ पर टाइगर नहीं है। तभी कोई 25 फीट मेरे आगे कुछ हरकत हुई। यहाँ पर एक ताल था, नहाने के टब जितना। उसके दूसरी ओर एक सांप दिखाई दिया। वो पानी पीने आया था। उसने 2-3 बार सिर ऊपर उठाया। उसका फन 2 से 3 फीट फैल गए थे। इतना सुंदर सांप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह नागराज या किंग कोबरा था। उसका गला संतरी रंग का और शरीर जहां भूमि का स्पर्श कर रहा था सोने जैसे पीले रंग का था। पीठ जैतून के हरे रंग की थी जिस पर अंग्रेजी के वी के आकार की 2 रेखाओं की सज्जा पट्टी बनी हुई थी। उसकी लंबाई का 4 फीट से पूंछ तक का हिस्सा काले चमकते रंग का था। सांप की लंबाई 13 से 14 फीट तक की थी। ऐसा कहा जाता है कि किंग कोबरा को यदि छेड़ा जाए तो वो आक्रमणकारी हो जाता है। उसकी गति के बारे में भी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। मैं यदि पर्वत के कूड़े के ढेर पर जाकर उसके फन पर गोली मारूंगा तो मेरे लिए सुरक्षा की दृष्टि से उचित रहेगा, परंतु मेरे हाथ में भारी राइफल थी। मैं शूट करूंगा तो बाघ सचेत हो जाएगा। इतने दिनों के असफल परिश्रम के बाद आज उसकी एक झलक दिखाई दी थी। नागराज की ओर देखते हुए मुझे 1 मिनट 1 घंटे जैसा लगा। इस बीच वो केवल अपनी जीभ को कभी अंदर कर लेता तो कभी बाहर निकाल लेता। फिर उसने अपना फन समेट लिया। सिर नीचे करके भूमि पर सीधा होकर सामने वाली ढलान की ओर खिसकने लगा। मैंने एकटक उसकी ओर देखते हुए एक मोटा क्रिकेट की बॉल जितना पत्थर उठा लिया। सांप अब पर्वत के किनारे पर आ गया था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर को सांप के सिर के पीछे फेंका। कोई और आम सांप होता तो वहीं ढेर हो गया होता, लेकिन ये किंग कोबरा तो तेजी से घूमा और सीधा मेरी ओर आने लगा। मैंने दूसरा लंबा पत्थर फेंका तो वो उसकी गर्दन पर लगा। उस समय तक वो अपना आधा फासला तय कर चुका था। अब वो स्थिर हो गया था। बहुत संतोष के साथ मैंने गांव का दूसरा चक्कर पूरा किया। हालांकि यह चक्कर भी उतना ही निष्फल प्रमाणित हुआ जितना कि पहला।
परंतु मैं सांप को मारकर बहुत प्रसन्न था। अब मुझे विश्वास हो गया था कि मैं टाइगर को मार डालूंगा। दूसरे दिन मैंने फिर से गांव के आसपास के वन में खोज की और शाम तक मुझे मैन ईटर के पैरों के ताजे निशान गांव से दूर हल चलाए हुए खेत के किनारे मिले। गांव के निवासी 100 के लगभग थे। वो सब बुरी तरह से डरे हुए थे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया, कल सुबह वापस आऊँगा। फिर मैं सुनसान रास्ते पर 4 मील पैदल चलकर बंगले पर पहुंचा। जंगलों के बीच निर्जन मार्ग पर जहां नरभक्षी घूमता हो वहां अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है और बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा ना करने पर शिकारी आसानी से नरभक्षी बन सकता है। पाठक पूछ सकते हैं कि शिकारी को अकेले क्यों चलना पड़ता है, उसके साथ तो कई लोग होते हैं। मेरा उत्तर होता, अपने साथ के लोगों के कारण शिकारी लापरवाह हो सकता है। वो उन लोगों पर निर्भर करने लगता है। दूसरे, अनेक लोगों के साथ होने से एकाग्रता टूटने का खतरा होता है। दूसरे दिन सुबह जब मैं गांव पहुंचा तो बहुत से लोग वहां इकट्ठे होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ा पास गया तो उन्होंने एक भैंस के मारे जाने की अच्छी खबर दी। बाघ ने उसे मारा और घसीटता हुआ नीचे की ओर तंग गहरी घने पेड़ों वाली वादी में उतर गया। पहाड़ पर से बाहर को निकलती हुई शिला पर से वहां का सूक्ष्म निरीक्षण करके मैंने निर्णय किया कि सीधे नीचे की ओर जाने वाली जगह पर जहां भैंसा था जाना ठीक नहीं रहेगा। केवल एक उपाय था कि मैं चक्कर काटकर नीचे की ओर से वादी में प्रवेश करूं और धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचूं जहां भैंसा पड़ा होगा। ये प्रयास सफल रहा। मैं दोपहर तक वहां पहुंच गया। वहां घाटी लगभग 100 गज तक समतल हो गई, फिर पर्वत की ओर 300 गज ऊपर चली गई। ऊपर की ओर ही मुझे बाघ के होने की आशा थी, यदि भाग्य ने साथ दिया तो। पहाड़ पर चढ़ना, वो भी घनी कांटेदार झाड़ियों और बांस के विकृत पौधों में से निकलना, शरीर में से ढेरों पसीना बहाकर नहला देता है। ऐसे समय में गीले हाथों से राइफल चलाने की आवश्यकता पड़ जाए तो बहुत कठिनाई होगी। इसलिए मैं बैठ गया और एक सिगरेट भी जला ली। मुझे इस समय आराम की भी बहुत ज़रूरत थी। मेरे सामने के मैदान में बड़ी बड़ी शिलाएं थीं, जिनमें से एक छोटी सी जलधारा टेढ़े मेढ़े रास्तों में से होती हुई जहां भी संभव था वहां निर्मल जल के ताल बनाती हुई बह रही थी। मेरे पैरों में बहुत पतले रबर के सोल वाले जूते थे, इसलिए उन शिलाओं पर चलना मेरे लिए आसान था। जब मेरा पसीना सूखा और शरीर थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं भैंसे की ओर चल पड़ा। मुझे आशा थी कि मृत भैंसे के पास टाइगर अवश्य सोया हुआ होगा। 3/4 मैदान पार करके मुझे शिकार दिखाई दिया। वो घास से ढका हुआ था। उसके पास ही कोई 25 गज आगे सीधी चढ़ाई वाला पर्वत खड़ा था। टाइगर कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं बहुत सतर्क होकर भैंसे की सीध में एक सपाट शिला पर शूट के लिए तैयार होकर बैठ गया। वहां से सारे मैदान के एक एक इंच को मैं देख सकता था। आगामी संकट का पूर्वाभास। अब स्थापित विश्वास है, उस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मैं 3-4 मिनट तक स्थिर रहा। उस समय मेरे मन में खतरे का विचार नहीं था। फिर अचानक ऐसा आभास हुआ कि बाघ बहुत पास से मेरी ओर देख रहा था। जिस भावना ने मुझे आने वाले खतरे का पूर्वानुमान कराया था, कदाचित उसी भाव ने बाघ को भी नींद से जगाकर सावधान कर दिया था। मेरी बाईं ओर कुछ घनी झाड़ियां थीं। वहां से 15 फीट दूर मैं था। यही फासला भैंसे और मुझ में था। मेरा ध्यान वहीं पर था। अब झाड़ियों में कुछ हरकत हुई और दूसरे पल मैंने बाघ को तेज गति से पहाड़ पर चढ़ते देखा। जब तक मैं राइफल उठाकर निशाना लगाता, वो लताओं से घिरे हुए पेड़ के पीछे ओझल हो गया। उसे लगभग 60 गज का फासला तय किया होगा कि वो मुझे फिर से दिखाई दिया। जैसे ही वो चट्टान से कूदने वाला था, मेरी गोली लगने से वो गर्जना करता हुआ पहाड़ से नीचे गिर गया। उसके साथ बहुत सारे पत्थर भी लुढ़क गए। टूटी हुई पीठ के साथ अब वो मेरे पैरों के पास आ पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, ये मैं सोच ही रहा था कि मैंने बहुत निराशा के साथ उसे दूसरी ओर लुढ़कते देखा। वो सूखे बांसों के बीच से पहाड़ के कंधे से टकराकर वादी के दूसरी ओर जा पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि 75 डिग्री कोण पर चलाई गई गोली बाघ की बाईं कोहनी पर लगी थी और उसकी हड्डी का कुछ टुकड़ा टूट गया था। विनोदी लोगों ने उसका नाम फनी बोन रख दिया था। गोली उसके बाद चट्टान से टकराकर वापस बाघ के जबड़े में लगी। उनमें से कोई भी घाव चाहे कितनी भी पीड़ा देने वाला रहा होगा, पर मारक नहीं साबित हुआ। परिणाम केवल रक्त की एक क्षीण रेखा थी जो दूसरी वादी में घनी झाड़ियों तक गई थी। उसके पास जाना तो आत्महत्या करना था। मेरी गोली की आवाज गांव तक पहुंची। प्रतीक्षा में खड़े गांव के निवासियों की भीड़ पहुंची
तो सब निराश हुए। मेरी बहुत ध्यान से बनाई गई योजना असफल सिद्ध हुई थी। शिकार किए गए भैंसे के पास गया तो ये देखा कि उसका कुछ भाग खाया हुआ था। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। अवश्य वो टाइगर रात को यहाँ पर आया होगा और उसने हल्का नाश्ता किया होगा। इस बात से मुझे खुशी भी हुई कि मुझे बाघ को निपटाने का एक और मौका मिल सकता है। अब दूसरे शॉट के लिए केवल एक ही रास्ता था कि मैं भैंसे के पास किसी पेड़ पर बैठकर बाघ की प्रतीक्षा करूं। इसके बाद एक कठिनाई सामने आ गई। उस स्थान पर कोई भी वृक्ष सुविधाजनक फासले पर नहीं था। इसी प्रकार अतीत में मुझे सारी रात नरभक्षी की प्रतीक्षा में जमीन पर ही रुकना पड़ा था, जिसके क्षोभ से मैं आज तक उबर नहीं पाया। मैं अभी तक निर्णय नहीं कर पाया था कि क्या किया जाए। उसी समय मुझे बाघ की चुनौती सुनाई दी। ये आवाज़ नीचे वादी से थी जहां से चलकर मैं आया था। यह स्वागत योग्य अवसर था। अब मैं इस स्थान से ऊपर आते हुए बाघ को शूट कर सकता था। बाघ को आकर्षित करने के लिए अनुकूल स्थिति होती है। जंगल में जब वो मादा की खोज में उन्मत्त होकर हिंसात्मक व्यवहार कर रहा हो, या फिर जब वो गंभीर रूप से घायल न हुआ। ये बात निश्चित रूप से सभी शिकारी मानते हैं कि बाघ को धोखा देने के लिए शिकारी को आवाजें निकालने की कला आनी चाहिए। जिस रास्ते पर बाघ के आने की संभावना हो वहीं से आवाजें निकालना बेहतर रहता है। बाघ सदा घनी झाड़ियों और लंबी घनी घास वाले रास्ते पर से आता है। शिकारी को सदा पास से निशाना लगाने के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत से शिकारी मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हल्की चोट वाले बाघ अवसर के अनुकूल दी गई आवाज से आ जाएंगे। मैं इन सब से कहूँगा कि बिना प्रयोग किए किसी भी प्रकार का निर्णय देना उचित नहीं है। खैर, वर्तमान प्रसंग में यद्यपि बाघ ने मेरी आवाज़ का 1 घंटे तक उत्तर दिया, तथापि वो मेरे पास तक नहीं आया। मेरी इस असफलता का कारण यह था कि मैं उस स्थान से उसको पुकार रहा था जहाँ पर उसका अनुभव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने जिस वृक्ष को अपने लिए चुना था वो किनारे पर सीधा खड़ा था। उसकी एक शाखा भूमि से 8 फीट ऊपर थी और सुविधाजनक थी। उस पर बैठकर मैं 30 फीट दूर और सीधे शिलाओं से भरी खड्ड के ऊपर था। मुझे आशा थी कि बाघ यहीं आएगा। पेड़ का फैसला होने के बाद मैं पहाड़ पर वापस आ गया, जहां मेरे निर्देशानुसार मेरे आदमी मेरे लिए नाश्ता लेकर आए थे। संध्या 4 बजे मैंने पेड़ की शाखा पर आराम से बैठने की तैयारी कर ली थी। अपने साथियों को छोड़ते समय मैंने उनको कहा कि वो कल सूर्योदय होते समय पर्वत पर से कू की ध्वनि करें, और यदि मैं तेंदुए की आवाज़ निकालूं तो उन्हें सतर्क होकर बैठना होगा, और यदि मेरी ओर से कोई उत्तर ना आए तो वो 2 दल बनाएं और अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करके वादी के दोनों किनारों पर से आते हुए शोर मचाएं और पत्थर फेंकें। वृक्ष पर किसी भी स्थिति में सोने की आदत मैंने बना ली है। मैं थका हुआ था, इसलिए मेरी शाम आराम से सोते हुए बीती। पर्वतों के शिखर पर से सूर्य अस्त हो रहा था। उसी समय मुझे लंगूर की चेतावनी भरी आवाज़ें सुनाई दी। मैं पूरी तरह से जागृत अवस्था में आ गया। मैंने लंगूर को खोजने का प्रयास किया तो वो वादी के दूसरी ओर पेड़ पर बैठा दिखा। कदाचित वो मुझे देखकर तेंदुआ समझ बैठा था और छोटे छोटे अंतराल पर चेतावनी दे रहा था। अंधेरा होते ही वो शांत हो गया। घंटा दर घंटा मैंने अपनी आंखों और कानों पर जोर दिया कि कुछ दिखाई दे, कुछ सुनाई दे। अचानक पर्वत से लुढ़कता हुआ एक पत्थर मेरे पेड़ पर आकर लगा। मैं चौंक गया। पत्थर के बाद भारी पर नरम पैरों वाले पशु की थाप सुनाई दी। निसंदेह वो बाघ ही था। पहले तो मैंने सोचा कि बाघ ऊपर जाने के बजाय गलती से इस ओर आ गया था। जल्दी यह विचार भंग हो गया था। वो गंभीर आवाज में घुरघुराने लगा। वो मेरी पिछली ओर था। स्पष्ट था कि जब मैं नाश्ता कर रहा था और बाद में पेड़ पर सोने की व्यवस्था कर रहा था, उसी बीच बाघ ने वादी में प्रवेश किया होगा। लंगूर ने भी मुझे देख लिया होगा और सब कुछ चेताया होगा। अब परिस्थिति अप्रत्याशित थी। उससे बहुत कुशलता से निपटने की आवश्यकता थी। रात के अंधेरे में मुझे दिन की आरामदायक शाखा पर कुछ बदलाव करना पड़ा। मैं राइफल से फायर करके बाघ को भगाने की कोशिश कर सकता था, परंतु मैंने इस क्रिया के भयंकर परिणाम देखे हुए थे। यदि मैं अपनी 450-400 राइफल को डिस्चार्ज भी करूं तो शायद वो स्थान छोड़कर चला जाए। फिर तो मेरे सारे प्रयास परिश्रम व्यर्थ हो जाएंगे। मुझे पता था कि बाघ छलांग नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जानता होगा कि ऐसा करने पर वो सीधा 30 फीट नीचे चट्टानों पर गिरेगा। मगर उसे नीचे छलांग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर आसानी से मुझ तक पहुंच सकता था। मैंने राइफल उठाकर उसे सीधा किया। मैंने दोनाली को बाईं बांह और वाम पक्ष में ढकेला। सेफ्टी कैच को ऊपर किया। मेरी इस हरकत का उत्तर बाघ ने पहली घुरघुराहटों से
कहीं अधिक गहरी और ऊंची आवाज में दिया। अब यदि वो मेरी ओर आता है तो उसे निश्चित मेरी राइफल के संपर्क में आना पड़ेगा, जिससे घोड़े पर मेरी उंगलियां घिरी हुई थीं। मैं चाहे उसे मार ना भी सकूं, फिर भी इस दुविधा में मुझे पेड़ पर और ऊंचे चढ़ने का अवसर मिल जाएगा। समय खिंचता गया और अंत में बाघ पहाड़ी क्षेत्र में घूमते घूमते घुरघुराते हुए थक चुका था और खड्ड पर से छलांग लगाकर वो दूसरी ओर कूद गया। थोड़ी देर में मुझे स्वागत योग्य आवाज सुनाई दी। वो थी भैंसे की हड्डियों के टूटने की। आखिरकार मुझे कष्टकर स्थिति से उभरने का अवसर मिल गया। उसके बाद सारी रात मुझे शिकार को खाने की आवाज आती रही। सूर्योदय हो रहा था पर वादी अब भी अंधेरे में थी जब पहाड़ से मेरे साथियों की कू की आवाज आई। लगभग उसी समय मैंने देखा कि बाघ तीव्र गति से मेरी बाईं ओर की पहाड़ी पर आ रहा है। उस धुंधलके में रात भर की मेरी थकी हुई आंखों के लिए लक्ष्य साधना काफी कठिन था। फिर भी मैंने घोड़ा दबा दिया। मुझे संतोष हुआ, गोली निर्धारित दिशा में जा रही है। बाघ भयंकर गर्जना करता हुआ मेरे पेड़ की ओर मुड़ा। ज्यों ही मेरी ओर छलांग लगाने की क्रिया में था, मेरी दूसरी गोली भाग्य से उसकी छाती में जा लगी। बाघ गोली के आघात से मुझसे थोड़ी दूर पेड़ से टकराया, घूमकर वादी की ओर मुड़ा तो एक ताल में गिरा, फिर उठा, पानी को अपने रक्त से रंगता हुआ नीचे वादी में जा पड़ा और नजर से बाहर हो गया। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी अकड़ गई थी। रात भर पेड़ की कठोर शाखा पर बिताकर यह तो होना ही था। मैं वृक्ष से उतरा, मेरे कपड़े बाघ के रक्त से सने हुए थे। मैंने अपने अंगों की मालिश की, तब जाकर मैं उसका पीछा करने लायक हुआ। वो थोड़े से फासले पर पर्वत की जड़ में एक दूसरे ताल के बीच में मरा हुआ मिला। मेरे निर्देशों के विपरीत मेरे आदमियों ने ढलान पर इकट्ठा होना आरंभ कर दिया था। उन्होंने मेरी पहली गोली और उसके साथ ही बाघ की दहाड़ सुनी। फिर दूसरी गोली सुनाई दी। वो भीड़ के साथ पहाड़ के नीचे की ओर चल पड़े। खून के धब्बों से भरा पेड़ और उसके नीचे जमीन पर गिरा नर्म हेड देखकर स्वाभाविक रूप से उन्होंने समझ लिया कि मुझे बाघ उठाकर ले गया। उनकी चीखों की पुकारों को सुनकर मैंने ऊंचे स्वर में उनको आवाज दी। सुनकर वो सब भागते हुए वादी के नीचे उतरे। मुझे रक्त से सना देखकर वो निराशा से भर गए, फिर आश्वस्त हो गए कि ये रक्त मेरा नहीं, बाघ का था। उसके बाद वो सब बाघ को घेर कर खड़े हो गए। अब वो सब एक मजबूत शाखा और लताएं लेकर बाघ को बांधने लगे। काफी परिश्रम से उसे उठाकर शोर मचाते हुए पहाड़ की सीधी ऊंचाई चढ़ते हुए गांव की ओर चले गए। पर्वतों में दूर दूर के क्षेत्रों में अरसे से बस गए नरभक्षी लोगों में आतंक फैलाते रहते हैं। गांवों के निवासी बहुत बहादुरी के काम करते हैं और उस प्रदेश में इसे प्रतिदिन के कामों की भांति स्वीकार करते हैं। दूसरे प्रदेशों में रहने वाले ऐसे पराक्रमों से अनभिज्ञ रहते हैं। मैं कांडा के नरभक्षी के अंतिम शिकार के विषय में एक ऐसे ही वीरता के कार्य को सूचीबद्ध करना चाहता हूँ। मैं घटना स्थल पर बाद में पहुंचा था। गांव वालों के द्वारा बनाए गए विवरण और उस क्षेत्र के निरीक्षण के बाद उस स्थान को ज्यों का त्यों रहने दिया गया था। मैं कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस कहानी का घटना विस्तार मुझे विश्वास है कि ये सत्य है। कांडा के नरभक्षी को जहां शूट किया था, उस गांव के पास एक वृद्ध आदमी और उसका इकलौता बेटा रहता था। पिता ने सैनिक के रूप में 1914 से 18 तक के युद्ध में भाग लिया था। उसकी एक ही महत्वाकांक्षा थी कि उसका बेटा रॉयल गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो जाए। ये कोई आसान काम नहीं था। लड़के के 18वें जन्मदिन के बाद सैनिकों का एक दल लैंसडाउन के बाजार जाने के लिए उस गांव से गुजरा। लड़का उस दल के साथ निकल पड़ा। लैंसडाउन पहुंचने के बाद उसने भर्ती करने वाले अफसर के सामने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसके पिता ने उसे सैल्यूट करना सिखाया था। उसी अचूक शैली में लड़के ने अफसर को सैल्यूट किया। उसे बेझिझक तुरंत चुन लिया गया। नामांकन के बाद उसे घर जाकर निजी वस्तुओं को छोड़कर वापस आने को कहा गया। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग आरंभ होनी थी। घर आया तो दोस्तों ने घेर लिया। उसके अनुभव सुने, फिर बताया कि उसका पिता गांव की सीमा पर अपने छोटे से खेत में हल चलाने गया है और रात तक ही घर आएगा। खेत वहीं था जहां मैंने बाघ के पैरों के निशान देखे थे और जिस दिन मैंने किंग कोबरा को मारा था। लड़के के दूसरे कामों में एक था पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना। उसने पड़ोसी के घर में खाना खाया और 20 लोगों के साथ पत्ते एकत्र करने चला गया। मैंने आपको पहले बताया था कि ये गांव पहाड़ पर स्थित है। ये जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों में घास काटती हुई 2 स्त्रियों को बाघ मार चुका था। कई महीनों तक पशुओं को पेड़ों के पत्ते खिलाकर ही पाला गया था। प्रत्येक दिन पुरुषों को जरूरत की चीजें लाने के लिए आगे जाना पड़ता था। उस दिन 21 पुरुषों की टोली खेतों से आगे ऊंचा पर्वत पार करके वादी की ओर निकल गई। ये वादी पूर्व की ओर 8 मील तक जाती है। वहां से आगे जाने वाला मार्ग घने जंगल में से होकर जाता है।
जहां वो ढिकाला फॉरेस्ट बंगले के सामने रामगंगा से मिलता है। वादी के ऊपर की ओर भूमि विशाल पेड़ों से भरी है। यहाँ पुरुषों की टोली अलग हो जाती है। एक एक पेड़ पर चढ़कर वो पत्ते तोड़ते हैं, फिर रस्सियों से बांधकर बंडल बनाते हैं, फिर दो दो या तीन तीन की संख्या में गांव लौटते हैं। जंगल में जाते या आते वक्त ये लोग पेड़ों पर से ऊंची ऊंची आवाज़ों में बात करते हैं ताकि उनकी हिम्मत और हौसला बना रहे। साथ ही बाघ दूर दूर रहे, परंतु उनकी एक दूसरे से चिल्लाकर होती बातें घने जंगल में सोते हुए बाघ तक भी पहुंच गईं। वो झाड़ियों में से निकलकर जहां उसने 4 दिन पहले सांबर को मारकर खाया था, बाहर आया, छोटी सी नदी पार की और पशुओं के मार्ग पर भागकर पुरुषों की दिशा में तीव्र गति से पहुंचा। मेरी कहानी के लड़के ने बाउटीनिया पेड़ चुना। वो अपने पशुओं के लिए उसी के पत्ते काटने वाला था। वृक्ष पशु मार्ग के 20 गज ऊपर था। उसके ऊपर की शाखाएं एक छोटी सी खड्ड पर झुकी हुई थी। खड्ड के बीच में 2 चट्टानें थी। पशु मार्ग के मोड़ पर से बाघ ने लड़के को पेड़ पर बैठे देख लिया था। वो लेट गया और लड़के की गतिविधि को कुछ देर तक देखता रहा। मार्ग छोड़कर वो सेमल के पेड़ के पीछे छुप गया। ये पेड़ खड्ड से लगभग 30 गज पर था। लड़के को जितने पत्ते चाहिए थे उतने काटकर वो नीचे उतर आया और पत्तों का ढेर लगा लिया। ये सब करते हुए वो खुली सपाट जमीन पर सुरक्षित था। तभी उसने ध्यान दिया कि कुछ टहनियां खड्ड में से 2 चट्टानों के बीच गिर गई थीं। वो उनको उठाने के लिए उसमें उतर गया। बाघ ने उसे खड्ड में उतरते देखा तो अपना स्थान छोड़कर किनारे तक रेंग कर आ गया। लड़का ज्यों ही लकड़ियां लेने के लिए झुका, बाघ उस पर कूद गया और उसे मार दिया। ये कृत्य दूसरों के वहां रहते हुआ या उनके जाने के बाद ये कहना मेरे लिए कठिन था। लड़के का पिता शाम को घर लौटा तो सब लोगों ने बेटे की सफलता पर बधाई दी। बताया कि चुन लिए जाने के बाद वो छोटी सी छुट्टी पर आया है और पशुओं के लिए चारा लेने गया है। लोग हैरान थे कि वो घर पर पिता को अब तक मिला क्यों नहीं। जितने लोग साथ निकले थे सबसे पूछ लिया गया। सबका उत्तर एक था कि घाटी पर पहुंचकर सब अलग हो गए थे और उसके बाद मिले नहीं। पिता सीढ़ियों वाले खेत पार करके पहाड़ी के किनारे तक गया, पुकारता रहा बार बार, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। रात गहरा रही थी। वो घर लौटा और छोटी सी धीमे प्रकाश वाली लालटेन जलाकर बाहर निकला। लोगों ने पूछा तो उसने कहा वो बेटे को ढूंढने जा रहा है। सब लोग भयभीत और हैरान हो रहे थे। सब कह रहे थे कि क्या वो नरभक्षी को भूल गया है। उसका उत्तर था कि वो उसी के कारण तो बेटे को खोज रहा था। हो सकता है कि वो पेड़ से गिर गया हो और बाघ के डर से उत्तर ना दे रहा हो। उसने किसी से भी साथ आने को नहीं कहा, ना ही कोई मदद करने को आगे आया। वो सारी रात घाटी में ऊपर से नीचे तक खोजता रहा। उन रास्तों पर नरभक्षी के आने के बाद कभी किसी ने पैर नहीं रखा था। मैंने उस अभागे पिता के पैरों के निशानों से अनुमान लगाया कि वो 4 बार उस स्थान से केवल 10 गज की दूरी से गुजरा जहां बाघ उसके बेटे को खा रहा था। दुखते दिल और शरीर के साथ वो थोड़ा सा ऊपर जाकर बैठ गया। भोर का हल्का प्रकाश फैल रहा था। थोड़ी सी ऊंचाई से वो खड्ड के भीतर देख पा रहा था। सूर्योदय होने पर उसने 2 बड़ी बड़ी चट्टानों पर रक्त के 2 छींटे देखे। वो तेजी से वहां पहुंचा। उसे बेटे के शरीर के अवशेष मिले जो बाघ छोड़ गया था। उनको इकट्ठा करके वो घर ले आया। अब अवशेषों को ढकने लायक लकड़ियां मिली तो मित्रों की सहायता से उसने मेडाल नदी के किनारे शमशान घाट पर अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। हमारे पहाड़ी लोग अपने परिवेश के प्रति बहुत संवेदनशील होने के साथ साथ अंधविश्वासी भी हैं। उनके अनुसार प्रत्येक पर्वत शिखर जिसमें नदी बहती हो, सब जगह भूत प्रेत किसी न किसी रूप में बसते हैं। वो सब दुष्ट घातक आत्माएं रात्रि के अंधकार में सक्रिय होती हैं। ऐसे वातावरण में पला बड़ा एक मनुष्य साल भर से नरभक्षी से सताया हुआ, निहत्था, अकेला, सूर्यास्त से सूर्योदय तक घने जंगल में आदमखोर की उपस्थिति के आभास से युक्त होकर भी चलता रहा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो व्यक्ति मेरे विचार में विशिष्ट होता है। उसमें जितने साहस की मात्रा होती है वो बिरले लोगों के पास ही होती है। उसके शौर्य के लिए मैं उसकी सराहना करता हूँ। इसके अतिरिक्त वो ये भी नहीं मानता कि उसने कुछ असाधारण और प्रशंसनीय कार्य किया है। जब मैंने उससे बाघ के पास बैठने के लिए कहा ताकि मैं उसकी फ़ोटो ले सकूं, तो उसने बैठकर मुंह ऊपर करके मुझे देखा और गंभीर वाणी में कहा, अब मैं संतुष्ट हूं साहब, क्योंकि आपने मेरे बेटे का प्रतिशोध ले लिया।
कुमाऊं के कस्बे के अधिकारियों से मेरा वादा था कि मैं तीनों नरबख्शियों से मुक्ति दिलाऊंगा। आज अंतिम नरबख्शी भी समाप्त हो गया। इस प्रकार गढ़वाल के निवासियों को दिया हुआ वचन भी पूरा हुआ। गढ़वाल के लोगों द्वारा जो जिम कॉर्बेट को एक याचिका भेजी गई थी वो कुछ इस प्रकार से है। सेवा में कैप्टन JE कॉर्बेट SQIARO कालाडूंगी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। मान्यवर, ऊपर लिखी गई 3 पट्टियों के निवासी सविनय निवेदन करते हैं कि आप निम्नलिखित पंक्तियों पर विचार करके अपेक्षित कार्रवाई करें। वो जो ऊपर लिखित 3 पट्टियां हैं वो है पौटी पैनान, बुंगी एंड बिकला बादलपुर डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल। उस क्षेत्र में पिछले दिसंबर से एक बाघ नरभक्षी बन गया है। आज तक उसने 5 आदमी मार डाले हैं और 2 को घायल किया है। इसलिए हम निवासी हताश हैं। बाघ के भय से हम रात को अपनी फसलों की निगरानी नहीं कर पाते और हिरण हमारे खेत बर्बाद कर देते हैं। हम अपने पशुओं को चराने के लिए भी नहीं ले जा सकते। हमारे पशु भूखे मर रहे हैं। जंगल के अफसर भरसक प्रबंध करते हैं परंतु सफलता नहीं मिल रही। हमने सुना है कि आपने बहुत से बाघ और तेंदुए मारे हैं। इस पर आपको कुमाऊं के कर विभाग से खूब यश मिला है। नागपुर का नरभक्षी तेंदुआ आपके ही हाथों मारा गया था। यहाँ के निवासी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर आकर बाघ को मार दें। हम सब अनुग्रहित होंगे और आपकी दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो नागपुर का जिक्र आया है ये महाराष्ट्र वाला नागपुर नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिम कॉर्बेट महाराष्ट्र भी गए थे आदमखोर मारने के लिए। जहाँ तक है ये नागपुर रुद्रप्रयाग मैनीटर के लिए है, क्योंकि वहाँ पर भी एक नागपुर नाम का एक गाँव है। आगे पत्र में लिखा था, आशा है आप हमारे अनुरोध पर विचार करेंगे और यहाँ आकर हमें इस विपत्ति से बचाएंगे। यहाँ आने के लिए मार्ग का पता इस प्रकार है, रामनगर से सुल्तान, लाहाचौरी, फिर कांडा। यदि आप अपने आने की तिथि और समय बता दें तो हम अपने आदमियों को ठेले के साथ रामनगर भेज देंगे। वो लोग आपको सादर यहाँ तक ले आएंगे। 8 फरवरी 1933। गांव झरात, भवदीय गोविंद सिंह नेगी, मुखिया गांव झरात। पचनाल के 40 निवासियों के हस्ताक्षर और 4 के अंगूठों की छाप। बुंगी बिकला बादलपुर पार्टी। दोस्तों, ये जो गांव झरात है और ये जो प्रधान जी हैं गोविंद सिंह नेगी, मैं इनके घर गया हूँ। अभी मैं रिसेंटली उस साइड गया था तो हालांकि इनका गोविंद सिंह नेगी जी का घर बंद था, अब तो रेनोवेट होकर नया घर बन गया है। लेकिन वो पूरा गांव झरात मैंने अभी अपनी गाड़ी से ही गया था और वहाँ कुछ घर में भी विजिट किया था। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी ऐसे ही ख़त्म हुई। फिर मिलेंगे नई कहानी में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।